नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो आज एक स्पेशल दिन है क्योंकि आज हमारी 3 क्लासेस हैं, बहुत अच्छी अच्छी। पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज पिछले 3-4 दिनों से मैं अलग अलग चीजें पढ़ा रहा हूँ। आज हम करेंगे परसेंटेज का रिवीजन, पूरा रिवीजन कराऊंगा, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। तो आपको ना डिसकंटिन्यू नहीं करना 2-4 मिनट के लिए भी। आपको पानी पीना है, सब कुछ करना है, अपना टेबल पे कंसंट्रेट करेंगे, पैनल पे कंसंट्रेट करेंगे। और चीजें कुछ हो सकती हैं आपके लिए नई हो। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, अभी देख रहे हैं, आपने परसेंटेज के पिछले सेशंस कुछ बच्चों ने अगर नहीं किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस सेशन में भी ये चीज आपकी कवर हो जाएगी, पहली चीज। उसके बाद हम शुरू करेंगे फिजिक्स का ग्रेविटेशन। हालांकि एकदम स्विच करेंगे मैथ्स से, लेकिन आपको ग्रेविटेशन में मैं बोरियत नहीं आने दूंगा। चुंबक की तरह अपने आप पकड़ के रखेंगे हम दोनों एक दूसरे को, और जो मेरे दिमाग में है जो पैनल पे, अगर वो आपके दिमाग में आ जाए तो आज मजा आ जाएगा। और लास्ट में हम एडवर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के अंदर जो एडवर्ब सेक्शन आता है उसको आज पूरा का पूरा ऐसा सफा चेक कर देंगे। कॉमन एरर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो अपना कर लें, ठीक है। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कोर्स को लेकर कि कोर्स को सर अगर हमें पूरा एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। अगले 2 मिनट में वो समझाता हूँ और फिर परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो ये देखेंगे, ये हमारा कोर्स आपको दिखेगा पैनल के ऊपर, विद्या 24 का संकल्प के नाम से। करेक्ट, संकल्प के नाम से हम लोग कोर्स आपको दिखेगा। उसमें आपको कैसे समझना है, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है कोर्स या फिर कोई और चीज है तो उसको देखने के लिए हमें कैसे करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑल एक्टिविटीज, जिन लोगों का कोर्स एनरोल्ड नहीं है उनको तो ऐसे दिखाई देता है, और जो लोगों का कोर्स एनरोल्ड है उसमें यहाँ पे बाकी टैब्स भी एक्टिव हो जाएंगे कि क्या क्या आप पढ़ चुके हो, क्या क्या आपने पूरा कर लिया है, कोर्स में क्या क्या है वो बाद में बताऊंगा। आज की जो क्वेरी थी 3-4 बच्चों की वो देख लेते हैं। देखो, ये हमारा कोर्स चल रहा है, जैसे कि डे वन मतलब जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो पहले दिन क्या पढ़ाया गया था। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया गया था। सिंबल नोटेशन 1, डी कोड, ये सब पढ़ाया गया। उसके बाद ये वाला जो आइकन होता है आपका, ये वाला आइकन, ये बताता है कि ये आपका वीडियो सेशन जो बनाया गया वो वीडियो सेशन है। जस्ट इसमें जो आपको समझाया गया है वही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी चीज के। अगर हमने यहाँ पे बोर्ड मार्क समझाया है तो बोर्ड मार्क का प्रैक्टिस सेशन है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वाला हिंदी में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिंबल नोटेशन आपको 3 क्लास में पूरा कर गया, 3 प्रैक्टिस सेशन दे दिए, नहीं। सिंबल नोटेशन अगर 3 दिन में पूरा हो रहा है तो पहले दिन जो पढ़ाया गया है वही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए वही क्वेश्चन आपको आएगा इसमें, इसके अलावा बाहर से नहीं आएगा। इसी तरह आपका नंबर सिस्टम में कुछ पढ़ा है यूनिट प्लेस के बारे में तो ये आएगा, और ये ऐसे ही आपके नए नए डेज चलते रहेंगे। तो जो बच्चे पुराने दिन देखना चाहते हैं बिल्कुल देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आज से स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आपका कुछ सिलेबस छूट गया है, यही सिलेबस विद इन द टाइम रिपीटिशन मोड में आएगा और बहुत और अच्छे तरीके से आएगा। तो जैसे आज हम कहाँ पर हैं कोर्स के, आज हम 20वें नंबर पे, 20वें दिन पे हैं। इस तरीके से हम परसेंटेज पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और फिर ग्रामर का सेशन करेंगे। करेक्ट। अभी लाइव क्लासेस चलेंगी, थोड़े समय के बाद रिकॉर्डेड सेशन इसी जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसे जैसे मेरा परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज क्लास 1 थी, 1/5 मतलब 5 दिन में खत्म होगा, फिर दूसरी थी, तीसरी थी, चौथी थी, और आज मेरी आखिरी क्लास है परसेंटेज की। करेक्ट। ये कुछ फीचर्स जो बच्चों को समझाने थे वो मैंने बता दिए, और अब हम शुरू करते हैं अपना परसेंटेज का रिवीजन सेशन। देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है हमारा परसेंटेज। सेंट फ्रेंच वर्ड, सो के बराबर में बात करते हैं। तो जो सो है अभी, तो हम लोग जो ये देखते हैं कि सो के कंपैरेटिवली कुछ भी चीज के बारे में बात हो रही हो तो हम उसको परसेंट क्योंकि सेंट का मतलब फ्रेंच वर्ड है 100 होता है, परसेंट, एक से मुकाबले 100 में क्या वैल्यू बनेगी उसको बोलते हैं परसेंट। इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। करेक्ट। ये मेरा एक सर्कल है। करेक्ट। इसमें से 1/4 हिस्सा मेरा नीला है। अब अगर मुझे इसको प्योर नंबर में लिखना चाहो
तो मैं क्यों बोलूंगा कि मेरा ये 1/4 हिस्सा, क्या बोलूंगा मैं कि मेरा 1/4 हिस्सा क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू, करेक्ट। ये मेरा जो 1/4 हिस्सा है, ये मेरी है, इसमें कौन सी नंबर वैल्यू भी बोल सकता हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू भी बोल सकता हूँ, फ्रैक्शनल वैल्यू। लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूं तो एज अ होल ये कितना है मेरा 1, या इसको मैं 100 भी बोल सकता हूँ, करेक्ट। तो एक होता है नंबर, ये है मेरा पूरा नंबर, ये है मेरा फ्रैक्शनल नंबर। अगर मैं इन दोनों को, नीले को और ऑरेंज पार्ट को परसेंटेज में लिखना चाहूँ, क्योंकि 1/4 हिस्सा है और ये बचा हुआ हिस्सा है, तो ये हिस्सा मेरा कितना हो जाएगा जी, 25%। 100 का चौथा हिस्सा 25% हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरा 75%। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो वैल्यूज को आपस में परसेंटेज में कंपेयर या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि परसेंटेज किस तरीके से हमारा डिफाइन करा था, जो बताया था जैसे आपको कि एवरी 100 में कितना काउंट होगा परसेंटेज का, वो हमारा परसेंटेज होगा। ये सिंबल है तो बड़ा आसान दिख रहा है सर जी, परसेंटेज ही तो लगा है, नहीं। अगर आपका किसी भी नंबर के आगे, किसी भी संख्या के आगे अगर ये वैल्यू लग गई तो वो नंबर नहीं होता है, वो नंबर नहीं होता है, वो परसेंटेज वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है। अगर मैं लिखता हूं 30, तो ये तो मेरा प्योर नंबर है, लेकिन अगर मैं लिख देता हूं 30%, तो ये एक परसेंट वैल्यू है किसी एक चीज की, मतलब कि 60 में से अगर मेरे 120 नंबर आए होंगे तो मैं उसको 30% लिख सकता हूं। लेकिन 30 ऐसे नहीं लिख सकता, नंबर में लिखूंगा तो मेरे को कितना लिखना पड़ेगा, 60, करेक्ट। अगर 60 में से 120 नंबर आए, सॉरी 200 में से अगर 60 नंबर आए तो मैं उसको 30% लिख सकता हूं, ठीक है जी। एक और टर्म देखते हैं परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए। दिमाग में सोचिए कि मेरे पास ये बहुत बड़ा ब्लॉक है और इसके अलग अलग रंग हैं, और मैं निकालना चाहता हूं कि अलग अलग रंगों का परसेंटेज कवर कितना किया है। जैसे पिंक कलर ने इतने सारे ब्लॉक लिए हैं, तो पूरे के मुकाबले कितना हिस्सा पिंक का है, वो परसेंटेज में मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि हर एक चीज को हम परसेंटेज में इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं देखता हूं जो मेरा नीला वाला हिस्सा है, वायलेट कलर, ये मेरा 42 खाने हैं पूरे 100 में से, टोटल 100 है, तो मेरा इसका परसेंट कितना निकल गया, 42 बटा टोटल 100 गुणा 100, ठीक है। तो ये मेरा 42% आ गया। अब सर जी यही तो होता है, अगर मान लो यहाँ 100 की जगह सिर्फ 90 ब्लॉक्स होते, टोटल 90 खाने होते, टोटल टोटल होते 90, और ये जो नीला है ये 42 ही होता, तो मेरा परसेंटेज कैसे निकलता, 42/90 गुणा 100, कि कितने हैं मेरे, कितने में से हैं। और गुणा 100 क्यों करेंगे हमेशा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है जी। ऐसी बाकी ब्लॉक्स का भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं, जैसे कि अगर पिंक का निकालना है वो कितने हैं जी, वो मेरे पास है 16, तो 16% आ गए वो, और ब्लू और ग्रीन, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया। कंसेप्ट ये समझाने की कोशिश थी कि कितना हिस्सा कितने में से गुणा 100, कितना हिस्सा कितने में से गुणा 100, ये मेरा परसेंट निकल गया। उसके बाद हमने जब रिवीजन करा था क्या बात करी थी, इंक्रीज डिक्रीज की। कोई वैल्यू बढ़ गई है तो परसेंट में कितनी बढ़ी है, कोई वैल्यू मेरी घट गई है तो परसेंट में कितनी बढ़ी घटी है। मान लो मेरी 100 जो है एक शुरुआती वैल्यू थी किसी वजह से, या किसी क्वेश्चन में या कहीं भी, और मेरा उसमें 20% का बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो कितना बढ़ा मेरा, 20% ऑफ 100 बढ़ा। 100 पहले वैल्यू थी और 20% ऑफ 100 बढ़ा। अभी निकाला हमने 20% ऑफ 100, 20/100 गुणा 100। अच्छा ये जो दोनों 100 हैं इनका मतलब अलग अलग है, ये आपको समझना होगा। ये जो 100 है ये इसलिए आया है क्योंकि इनिशियल वैल्यू मुझे हमेशा परसेंटेज के
जो डेफिनेशन होती है, जो उसका फॉर्मूला होता है, उसमें नीचे रखनी होती है, ठीक है। और गुणा 100 ये वाला जो आया है, ये परसेंटेज निकालने के लिए, करेक्ट, समझेंगे। परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आया है। तो मेरा कितना हो गया नंबर 120, ध्यान रखेंगे फाइनल वैल्यू। इसी तरह अगर परसेंटेज मेरा कम हो गया है, यहाँ पे पहले 100 था और 20% अब क्या हो गया मेरा, कम आ गया, तो मेरा फाइनल वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे 80। समझ रही हैं? 100 में से अब मैं माइनस करूंगा 20% ऑफ 100, तो ये आ गया आपका परसेंटेज चेंज। कोई वैल्यू मेरी बढ़ती है, यहाँ 100 ली थी मैं, 150, 180, 2 लाख, 5,000 कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ मेरी पहले वैल्यू क्या थी, बढ़ी थी, तो परसेंटेज वैल्यू में टोटल उसका काउंट करके मैंने बढ़ा दिया। और फिर डिक्रीज में क्या हुआ, कितना प्रतिशत मेरा डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो अगर 20% बढ़ता है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 20% घटता है तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हम आ गए। अब सर जी ये आता है कि कभी कभी ना आपको फ्रैक्शन दे देता है और फ्रैक्शन पूछ लेता है कि अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक जो भी बच्चे जैसा भी करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये आता है तो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये अप्रोच भी एक बार देखो जो मैंने अभी कराई थी, उसी अप्रोच पे चलेंगे हम कि 19/30 का हमें क्या निकालना है, परसेंटेज वैल्यू। तो मैंने क्या करा, 30 का पहले 100% देखा, कितना होता है मेरा 100, 30 का 100% 100 होगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा। उसके बाद इसका 3, अगर मैं 10% निकालना चाहूँ तो 3 हो जाएगा। भाई 50% क्या होता है, एग्जैक्टली आधा होता है, करेक्ट। 10% क्या होता है, पहला हिस्सा होता है। और हमारा जो 3/3 भी बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर अगर मुझे निकालना हो इसका 100% कितना हो जाएगा 30, 50% कितना हो जाएगा मेरा 15, इसका आधा। 10% कितना होगा मेरा, सिर्फ ये वाली वैल्यू 3, और 1% कितना होगा, फिर इसमें पॉइंट लग जाएगा 3, 1% मेरा 0.3 आ जाएगा। अगर एक मेरा 0.3 है, 0.3 मेरा अगर 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा गुणा 3, 3.33। अब ये मैंने क्यों करा जी, क्या ये कैसी अप्रोच है, क्योंकि मुझे 19 निकालना था। अब 19 को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 19 को डिवाइड करता हूं। क्या 19 इन चीजों में डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। अगर 15 + 3 + 1 बराबर मेरा आ जाता है 19, ठीक है जी, 19 आ जाता है। तो 19 मेरा कितना प्रतिशत हुआ, तीनों को ऐड कर दिया, तो मेरा 63% यहाँ पे 19 आ गया, 63.3%, करेक्ट, क्लियर आ गया। तो यहां से बिल्कुल सटीक अप्रोच निकलती है। एक और एग्जांपल अभी बता देता हूं, हालांकि ये रिवीजन सेशन है, बट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको निकालते हैं। छोटा लेते हैं हम, 7/12, 7/12 की मुझे परसेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब 12 का 50% कितना होगा, 6, आधा, ठीक है। 1% कितना होगा, 0.12, ठीक है। बस मुझे इसी की जरूरत है, इसी की जरूरत है, या और ज्यादा कर सकते हैं तो 10% कितना होगा, 1.2। ये तीनों समझ में आ गए। 50% मेरा कितना होगा, 1% कितना होगा, 10% कितना होगा, ये सब बच्चे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे 7 को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 + 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 6 मेरा क्या है, 50% है, प्लस 1 कितना होगा मेरा, 10%, तो सर जी मेरा 1.2 है, तो ये 10 से थोड़ा कम होगा, 10 से थोड़ा कम होगा। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 1% को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा क्या आ जाए, 1, तो 12, 62, 84, 12, 98, 8, तो लगभग 8% जो होगा ये मेरा कितना होगा, 58%। 8% मेरा जो होगा इसका 1 होगा। क्लियर हो गया, तो कितना आसान हो गया, हमारी अप्रोच ही बदल गई। अभी तक क्या करते जी, डिवाइड कर लो जी 30 को 19 से, गुणा 100 करो। पहले 30 को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ हो सकता है गलती भी हो जाए।
बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम सिर्फ 3-4 वैल्यूज निकाल रहे हैं, 50%, 25%, 10%, 1%। और ये आप आराम से निकाल सकते हो। किसी भी चीज का 100% आपका पूरा नंबर होगा, किसी भी चीज का 50% आधा होगा, ये आप आराम से निकाल सकते हो। बस उसमें ऐड करते जाएंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। करेक्ट। चलिए, अब फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप उसको गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, ये सबको पता है, ये भी एक मेथड रहता है, जैसे अभी बताया वो भी मेथड है, ये भी एक मेथड है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इसको फिर 20 या 60, ये आपसे इसका परसेंटेज निकालने का यूज आ सकता है। अब उल्टा सोचो सर जी, अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे क्या करना है, उसको सिर्फ भाग करना है 100 से, 1/100 से गुणा या भाग करेंगे इसमें 100 से, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया डिवाइड करके भी, कि मेरा जो परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था कि ये परसेंटेज मेरा कितना फ्रैक्शन होगा। पहले गलत था, पहले उल्टा था, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे ना, यहाँ क्या था मेरा, मुझे क्या करना था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो गुणा 100 करेंगे, और अगर इसके अलावा आपको उल्टा करना है इसका परसेंटेज में, तो डिवाइड 100 से करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया, बढ़िया। चलिए, अब हमारे पास जो अगला तरीका आता है, परसेंटेज का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी तक हम इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे थे, अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का। परसेंटेज का फैलाव कैसे होता है, देखो, परसेंटेज 100 नंबर था या 200 जो भी नंबर था, वो 3-4 हिस्सों में बट गया, सब में अलग अलग परसेंट आ गया। जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है कि मेरे पास कुछ पैसा था जिसमें से इतना प्रतिशत मैंने रेंट में लगा दिया, इतना प्रतिशत मिल्क ले लिया, इतना प्रतिशत मैंने ईएमआई दे दिया, तो मेरे पास अब क्या बाकी का बचा हुआ होगा या उसका प्रतिशत क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। दूसरा बनता है इलेक्शन का क्वेश्चन। तो इलेक्शन के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि टोटल वोट अगर मेरे पास इतने थे, वोटिंग परसेंट इतना हुआ, तो कितने वोट गए। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी ये मत समझना कि रिवीजन में सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। विद इन 5 to 6 मिनट्स हमारा रिवीजन का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस पे फटाफट चलते हैं। तो इलेक्शन में क्या होता है, कितने हमारे पास टोटल वोट्स थे उसका परसेंट पूछ लेता है। आपको ये पूछ लेता है कि वोट तो इतने थे, इतने लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो कितना परसेंट बनेगा, ऐसा भी आ जाता है। इसके अलावा ये 4 टॉपिक्स और होते हैं जिनके पे परसेंटेज का इंपैक्ट जरूर रहेगा। या तो परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछ लेगा नंबर सिस्टम का, या नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ लेगा परसेंटेज का, लेकिन आएगा जरूर। इसीलिए हमने स्पेशल लेक्चर इस पे किया था इन चारों सेशन पे। कैसे कैसे होगा, देखो जी, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या होता है, देखो, ये दो क्या है मेरे, प्योर नंबर्स है, 25 और 3 प्योर नंबर्स है, इस पे किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ जो तो मेरा प्योर नंबर है, लेकिन अगर मैं यहाँ 12 लिखता हूँ विच इज 40% ऑफ 30, 40% है 30 का, तो यहाँ पे 12 मेरा एक प्योर नंबर नहीं है, एक परसेंटेज वाला नंबर है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में यही फंसता है बच्चा, कि नंबर है एक्चुअली या फिर एक परसेंटेज वैल्यू है। वहां पे अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो परसेंटेज वैल्यू है तो निकाल लेंगे, या फिर ये नंबर है तो निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं 17.5 लिखता हूँ विच इज 70% ऑफ 25, तो ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरी परसेंटेज वैल्यू है, वो मेरी परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है, एवरेज में क्या आपको रिमाइंड करा रहा हूं, एक तो ग्रुप फॉर्मूला, एवरेज जब ग्रुप में दी जाती है, क्योंकि अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो ग्रुप पे ही बन सकता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। तो ग्रुप फॉर्मूला क्या होता है, पहला ग्रुप कितने का है उसकी एवरेज ग्रुप की क्या है, दूसरा ग्रुप कितने का है उसकी एवरेज क्या है ग्रुप की। याद आ रहा है, जब हम ग्रुप एवरेज करते हैं, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज होता क्या है कि आपका जितना सम है ऑब्जर्वेशन का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। तो ग्रुप में हमारा ये वाला फॉर्मूला, एक से ज्यादा ग्रुप होंगे तो इसी तरह बढ़ जाएगा। यहाँ पे ग्रुप 1 की एवरेज और ग्रुप 1 के टोटल बंदे, ग्रुप 2 की एवरेज, ग्रुप 2 के टोटल बंदे। एक चीज हमेशा परसेंटेज का क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत ध्यान से, कि हमेशा परसेंटेज एक्चुअल चेंज पे नापा जाता है,
कि पूरा जो क्वेश्चन आया है उसमें बदलाव एक्चुअली कितना हुआ है। अगर राम 5 से 7 तक भागा है तो 2 बदलाव हुआ है, ना ही 7 यहाँ बदलाव है, ना ही 5 यहाँ बदलाव है। 5 से 7 की तरफ मूव करा है, मतलब कि 2। करेक्ट। या फिर दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है बेस वैल्यू, किसके कंपैरेटिवली भागा है। मैं कह रहा हूं राम 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक भागा है, तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो पहला तो ध्यान रखना है कि जो उसमें बदलाव आया है, एक्चुअल बदलाव आया है, हम उसी की बात करेंगे। तो 5 से 7 तक भागा है तो 2 किलोमीटर का बदलाव आया है, तो यहां मेरा 2 तो हो गया एक्चुअल। अब दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है परसेंटेज निकालते हुए, किसके कंपैरेटिवली बदला है वो, क्या 5 से भागा था या 7 से भागा था। 5 उसका बेस वैल्यू था, 5 उसका इनिशियल वैल्यू था, जहां से उसने शुरुआत करी थी चेंज होने की वो क्या थी 5, तो मेरी बेस वैल्यू रहेगी 5। परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखेंगे परसेंटेज का आप करते हुए। और ये सबसे प्यारा फॉर्मूला जो हमारे बहुत समय बचाता है, रिवाइज करेंगे कि ये मेरा नंबर यहां से रिलेट करेगा, ये मेरा नंबर यहां से रिलेट करेगा, और n1 प्लस n2 बराबर होगा इन दोनों के गैप के। कल मैं सारा बताया था, ये पूरा सेशन इस पे हम कितने भी क्वेश्चन करा लो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब हम रेशियो के क्वेश्चन परसेंटेज में देख लेते हैं। सिंपल से आपको समझना क्या सर जी, जब भी रेशियो होता है, अगर न्यूमरेटर मतलब कि जो ऊपर वाला है वो बढ़ता है तो पूरा फ्रैक्शन के वैल्यू भी हमारा बढ़ जाएगा। अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला कम होता है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो 11/5 था, ये मेरा न्यूमरेटर अब बढ़ गया, ये सेम रहा 5 ही रहा, ये बढ़ गया, तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और डिनोमिनेटर में होता है इसका बिल्कुल उल्टा, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज होने के बाद बढ़ेगी, डिनोमिनेटर नीचे वाला और अगर मेरा ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी मेरी उल्टा चलेगा, उसमें कम होगा तो बढ़ेगी, ज्यादा होगा तो घटेगी। और न्यूमरेटर में सेम चलता है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर घटेगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी। यही मुझे आपको इसमें फ्रैक्शन में क्लियर करना था। कर पा रहे हैं? ठीक है। तीसरी चीज, बहुत बार क्वेश्चंस में ना आपको दो चीजों का रेशो दे देगा, क्योंकि जब तक रेशियो नहीं होगा परसेंटेज निकाल ही नहीं सकते। दो चीजों का कंपैरिजन नहीं होगा तो परसेंटेज किस में निकाल लोगे, एक के जगह दूसरे तो करना था। तो अगर मेरा 3 ये है और 2 ये है तो मैं यहां से 3 चीजें निकाल सकता हूं, 3 चीजें। पहला मेरा एक्स और वाई का रेशियो, करेक्ट। दूसरा मेरा एक्स का रेशियो पूरे ग्रुप के रेशियो के मुकाबले, मतलब कि यहाँ एक्स मेरा 3 है और 2 + 3 मतलब कि 5। तो ये मेरा 3 है एक्स पूरे ग्रुप के मुकाबले, 5 ग्रुप है। और चौथा मैं वाई का भी निकाल सकता हूँ पूरे ग्रुप के मुकाबले, अगर मुझे ये एक चीज दी हुई है तो। ध्यान रखेंगे, कई बच्चा सोचता है कि पूरे ग्रुप का कैसे निकालूं, ये निकलेगा ऐसे। चलिए अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और जो बच्चे पूरा परसेंटेज देख चुके हैं या फिर जरा सा भी जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप लगाओ, एक एक करके खुद देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%, but the daily sale of the article is increased by 30%. The net effect on the daily sale receipt is। बढ़िया, समझ में आया। अब आर्टिकल का जो हमें प्राइस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम 100 ही मानेंगे, 100 रुपए ही मानेंगे। ठीक है, 100 रुपए में पहले क्या हुआ, हमारा जो आर्टिकल जो था उसका प्राइस घट गया। कितना घटा है जी, 25% घटा है। तो कितना हो गया ये, 75 रुपए का हो गया अब आर्टिकल। लेकिन जब ये 75 रुपए का हुआ, होने के बाद उसकी सेल बढ़नी शुरू हो गई। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जब हम चीजें सस्ते करते हैं तो सेल पे ज्यादा लोग जाते हैं और वो सामान ज्यादा लेते हैं। तो जब ये 75 रुपए हुआ तो उसके बाद आर्टिकल की सेल कितनी बढ़ी, 30 होने के बाद बढ़ी है, करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, ये सेल 100 रुपए पे लगेगी या 75 रुपए पे लगेगी, क्योंकि जो चेंज हुआ रिड्यूस होने के बाद सेल बढ़ी है, तो इसका मतलब वो 75 पे बढ़ी होगी, करेक्ट।
अगर पहले मेरा एक आइटम 1 रुपए का था, ठीक है, एक आइटम 1 रुपए का था, तो 100 आइटम मेरे कितने थे, 100 रुपए के। अब उसने क्या करा, सबके आइटम्स के रेट कम कर दिए 75%, तो मेरे को 0.75 पड़ेगा हर आर्टिकल, करेक्ट, 0.75 पड़ेगा हर आर्टिकल। अब ये करने के बाद मेरी सेल 30% बढ़ गई, तो इसका मतलब 0.75 पहले जो सेल हो रही थी उससे 30% बढ़ गई, मतलब पहले अगर जो भी हो रही थी गुणा 0.30 मेरी इंक्रीज हो गई। मैं कह सकता हूं प्लस हुआ ना, इसका बड़ी है तो 75 गुणा 3, ये मेरा कितना आ जाएगा, किस 225, मतलब कि 22.5, करेक्ट। तो अभी मेरी क्या वैल्यू हुई भाई, एक तो मेरी 75 थी, 75 रुपए थे जब मैं 100 से कंपेयर कर रहा था, और 22.5 मेरे बढ़ने के बाद, 30% बढ़ने के बाद आ गए। तो अब मेरी सेल बढ़ने के बाद वैल्यू क्या आई, 7 और 2 9, 97.5 रुपीज अब मेरे को पड़ेगा ये आर्टिकल, मेरी सेल बढ़ गई। अब सर जी हुआ क्या है, पहले मेरा 100 था और अब मेरा कितना हो गया, 97.5 हो गया, शुरू में तो 100 था ना। तो हुआ क्या, मेरा मेरा जो एक्चुअल रिसिप्ट था, रिसिप्ट पूछा ना उसने, वो तो कम ही दिखाएगा, कितने से कम दिखाएगा, 2.5 रुपए से, परसेंटेज की बात हो रही थी 2.5% से, तो मेरा 2.5% डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे 2.5% मेरा कम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एक चीज बस आपको ये समझाने के लिए था क्वेश्चन में कि परसेंटेज का इफेक्ट यहाँ 1 के बाद हुआ है, जब एक काम हुआ तो जो काम हो चुका है उस पे जो दूसरा इफेक्ट आएगा वो तब हम लगाएंगे। तो पहले हमारा क्या हुआ, पहले रिड्यूस हुआ 25%, फिर जो आया उस पे इंक्रीज हुआ 30%। ऐसे नहीं लगाएंगे कि पहले 100 पे रिड्यूस करेंगे और उसी को फिर 100 पे ही हम 30 बढ़ा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A number is increased by 10 and then it is decreased by 10, मतलब कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसके बाद उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप में उस संख्या में क्या होगा। संख्या 100 है मेरी, पहले क्या हुआ मेरा 10% बढ़ा है, अब 100 का 10% मेरा क्या होगा, 10 होगा, तो संख्या मेरी हो गई 110। 100 पहले थी, 10% बढ़ा मतलब 10 बढ़ा, संख्या हो गई मेरी 110। अब उसके बाद क्या हुआ, संख्या उसके बाद कम हुई है, कमी कर दी गई, तो अगले केस में क्या हुआ मेरा, -10% हुआ है इसका। अब 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा, 11 मेरा माइनस हो गया, तो ये मेरा 110 में से 11 गया 99, ठीक है। तो मेरा 100 से जो कितना बदला है 99, -1 हो गया, तो 1% डिक्रीज हो गया, यहाँ पे कितना हो गया मेरा 1% डिक्रीज। ये अप्रोच, एक लाइन की अप्रोच अगर क्वेश्चन में आपने लगा दी, हार्डली आपके 20 से 25 सेकंड लगेंगे, बस यही चाहिए, यही चाहिए। आपका एक्यूरेसी भी यहाँ गलत नहीं हो सकता, कर लो कितनी कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन निकाली आपने इसमें, सीधा सा मतलब है 10% क्या होता है, जब भी 10% निकालना है शुरू की 2 वैल्यू में ले सकता हूँ, मेरा 10% आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a person to buy 10 kg more rice for rupees 200. The reduced per kg price of rice is okay. ये क्या कह रहा है, एक चावल था जिसके मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे चावल के प्रति किलोग्राम कितना घटा हुआ मूल्य है, रिड्यूस प्राइस। तो सबसे पहले 2 चीजें हैं हमारे पास, प्राइस और उसका क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ प्राइस कितना मान लिया x,
और क्वांटिटी कितनी मान ली, y। मेरा प्राइस x है, y मेरी क्वांटिटी है। अब 25% प्राइस में क्या हुआ, कमी आ गई, 25% कमी आ गई। तो अब मेरा प्राइस कितना हो गया, 0.75x हो गया। कमी आने के बाद नया प्राइस इतना आ जाएगा, 0.25 कम होगा तो 0.75x बच जाएगा। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो मेरी 10 किलोग्राम बढ़ गई, तो क्वांटिटी मेरी कितनी आ गई, y प्लस 10 आ गई, नई क्वांटिटी। ठीक है, करेक्ट। क्वांटिटी से 10 केजी बढ़ गया, प्राइस मेरा 25% कम हुआ था। अब मैंने एक माना, या एक का 25% 0.25 होगा, बचा कितना होगा, 0.75। ये तो क्लियर है ना सबको, बढ़िया। अब यहाँ जो 600 की बात हो रही है, ये क्या कह रहे हैं, 600 है हमारे पास इसका प्राइस, कि जो हमारे पास पैसे हैं या रुपए हैं, मतलब एक्स प्राइस से अगर मैं वाई क्वांटिटी खरीदता हूं तो मेरे को 600 रुपए देने पड़ेंगे। मान लो 100 रुपए के प्रति किलो चावल से अगर मैं 6 किलो चावल खरीदता हूं तो मेरे को 600 रुपए देने पड़ेंगे, यही तो बात है। अब सेकंड केस में वो बोल रहा है कि इतना ही रुपए में हम ये सामान भी ले सकते हैं। अगर 600 ही रुपए मेरे पास हो और मेरा जो प्राइस है इतना कम हो जाए, इस इफेक्ट से मैं ये चीज 10 किलो ज्यादा ले सकता हूं। प्राइस तो यहाँ पे भी 600 ही हुआ टोटल का, ये कम हुआ, ये बढ़ गया, प्राइस 600 हो गया इनटू, करेक्ट। अब निकाल लेते हैं जी। दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमें निकालना क्या है, द रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस ऑफ राइस। हमें निकालना क्या है, प्राइस मतलब कि x, और रिड्यूस मतलब कि 0.75x टू बी एग्जैक्टली। हमें ये चीज निकालनी है, रिड्यूस्ड प्राइस। प्राइस हमने x मानना था, रिड्यूस होके वो 0.75x हो गया, तो हमें 0.75x की वैल्यू निकालनी है। यहां भी ध्यान देना जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं घूम घाम के y निकाल दूं, उसके बाद फिर x निकाल रहा हूं, तो बेटर है मैं फोकस रखूं, मुझे x निकालना है, करेक्ट। चलिए, इसका मतलब मैं यहाँ पे y की जगह x लिखूंगा, 0.75 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 600 बटा x लिख सकता हूँ। 600 बटा x प्लस 10 बराबर कितना हो गया मेरा, 600। क्लियर है, ये इक्वेशन क्लियर है भाई। इक्वेशन फर्स्ट थी ना मेरी, एक्स वाई इज इक्वल टू 600, तो यहां से मेरा x कितना आ गया, 600 बटा y, या फिर y कितना आ गया, 600 बटा x। इसी को मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है जी, अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे इसको अगर, तो हमारा ये आ जाएगा 0.75x 600 प्लस 10x इक्वल्स टू 600x। x उधर चल गया एलसीएम लेने के बाद। अब इसको और ज्यादा खोलेंगे तो ये आ जाएगा मेरा x, 2 0 कट गया, 30 3 450x प्लस, यहां से मैं x डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं तो मेरा ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वाले x से मैंने इस वाले x को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, और 75 को मैं यहां डायरेक्ट ले जाता हूं, 75 गुणा 100 और माइनस 600, ये आ जाएगा मेरा 75 450 4500 1500 बटा 10, 50 बटा 10 दैट इज 15। तो 15 केजी यहाँ मेरा सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, करेक्ट। तो मैंने x से x कैंसिल करा, मेन क्या था, मैंने इक्वेशन सही बनाई थी। जहां मेरा इक्वेशन सही बन गया वहां मेरा सही आंसर आ गया, तो इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे और सही आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए न्यू बजट केरोसिन ऑयल इज रोज बाय, मतलब बढ़ गया,
केरोसिन जो है हमारा 25% बढ़ गया। By how much percent must a person reduce his consumption of kerosene oil so that his expenditure on it doesn't increase? देखिए पहले क्या हुआ, केरोसिन ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब क्या करें ऐसा, हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा ताकि हमें वही प्राइस देना पड़े। इस तरह के क्वेश्चन को हमने मान लिया 100 रुपए का पहले हम केरोसिन लेते थे, अब क्या हुआ मेरा प्लस 25% बढ़ गया, 25% उसका प्राइस बढ़ गया, मतलब कि 25 रुपए बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, 125 हो गया। अब ऐसा क्या करें कि हमारे को 100 रुपए ही देने पड़े। फाइनली वो चाह रहा है ना कि एक्सपेंडिचर डजंट इंक्रीज, मेरा जो है खर्चा ना बढ़े। अब खर्चा पहले मैं 100 रुपए कर रहा था केरोसिन पे, तो मैं चाहता हूं 100 ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -25 करना पड़ेगा। 125 में से -25 करना पड़ेगा, तो ही तो मेरा 100 आएगा। अब -25 मतलब कि -25 मतलब कि डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कह सकते हैं परसेंटेज में। अब इसको परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, कितने में से कितना, 125 में से घटाएंगे, तो 125 मेरी यहाँ पे बेस वैल्यू हो गई, गुणा 100 कर दिया मेरा, ठीक है, गुणा 100 कर दिया। तो 5 10 5 4 -20% या फिर 20% डिक्रीज, ठीक है जी। तो 20% मुझे कम करनी पड़ेगा अपना कंजम्पशन, जिससे का मेरा खर्चा बराबर रहे। ये सेम क्वेश्चन आपका पेट्रोल में यूज हो सकता है, मिक्सचर्स में यूज हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या करा हमने, किसी चीज का रेट बढ़ गया, अब हम चाह रहे हैं हमारा खर्चा ना बढ़े, तो सामान कम लेना पड़ेगा। किसी चीज का रेट घट गया है, हम चाह रहे हैं कि हमारा खर्चा ना बढ़े, तो हमें सामान ज्यादा लेना पड़ेगा। यही तो बात है, यही इस क्वेश्चन में था। तो पहले हमारा 100 रुपए हमने माना कि 100 रुपए का तेल हम खरीदते हैं। अब 100 रुपए का तेल में हमारा क्या हुआ, 25% का रेट बढ़ गया। 25% का रेट बढ़ने से क्या हुआ, मेरा वैल्यू 125 आ गया, करेक्ट, 125 आ गया। अब मुझे ये वैल्यू 100 ही रखनी है, मुझे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, तो क्या होगा, मुझे कम करने पड़ेगा। तो वो परसेंटेज मेरी कितनी होगी, 25/125 गुणा 100, दैट इज 20%, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इलेक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्शन का क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बार मेरे को देखिए आप। In an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 776 वोट, मतलब जिसे 74% प्राप्त हुए वो 776 वोट से जीता। तो व्हाट इज द टोटल नंबर, कितना टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड हुआ। ओके, अगर जो जीता है कैंडिडेट, वॉन कैंडिडेट है, उसको मिले 84%, ठीक है। अब जो हारा हुआ होगा, लूज कैंडिडेट होगा, उसको 16% मिले होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब जो बचे हुए वोट होंगे वो कितने होंगे मेरे, जो बचे हुए वोट होंगे 84% और 16%, वो कितने होंगे मेरे, वो वोट होंगे जो मेरे लगे होंगे, 68% जो मेरे वोट होंगे वो वोट होंगे जिससे वो जीता है, मेजोरिटी, बहुमत जिससे वो जीता है, वो कितना आ गया मेरा 476। अब ये इक्वेशन मेरी ये बता रही है कि अगर मेरा 68% 476 है, तो मेरा 100% कितना होगा, 476/68 गुणा 100, करेक्ट। ऐसे निकाल लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा मेरा 700, ठीक है जी, 700। ध्यान इसमें ये रखना है कि जितने से वो जीता है, यहाँ पे वो 84% उसे तो पूरे मिले थे। अब जो 84 उसे मिले थे, तो बचे हुए किसको मिले होंगे, जो हारा है। अब वो कितने प्रतिशत मतों से जीता है, वो 68% मतों से जीता है, जो अंतर होगा दोनों का, वो अंतर दिया हुआ मेरे को 476। अगर 68% मेरा 476 है, तो 100% मैं निकाल सकता हूँ।
ठीक है जी। चलिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष 30% मकान के किराए पर देता है। इस प्रकार उसके पास 2,940 रुपए शेष रह जाते हैं। उसका वेतन कितना है? अब ये है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज फैल गई है। हम मानते हैं उसका वेतन x मान लेते हैं या अभी के लिए 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 में से 12.5% या 12.5 रुपए वो खर्च करता है अपना दैनिक प्रयोग में, 30 रुपए वो देता है उसमें रेंट में। ठीक है, अब इसमें और इसमें इन दोनों का टोटल कितना आ गया मेरा? 42%। अब मेरा ये 100 था, तो ये कितना बचा होगा मेरे पास? कितना बचा होगा? 57:½ यही तो बचा होगा। अब मेरा जो बचा हुआ हिस्सा है वो नंबर में कितना है? 2,940। अगर मेरा 57.5% 2,940 है तो मेरा 100% कितना हुआ? कुल वेतन तो उसका 100% ही होगा। ठीक है, तो मेरा 57.5 लिख देता हूं, मेरा कितना है? 2,940। ठीक है, तो 100 मेरा कितना होगा? बटा 57.5 गुणा 100। इसको एक बार सॉल्व करेंगे। 5 पंजे 50, 476, 80 बटा 40। एट 4,800 मेरा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद सही आंसर आ गया। क्वेश्चन की अप्रोच समझे। पहले हमने 100 मान लिया, 100 में से 12.5% वो सैलरी पे खर्च कर रहा था, 30% आपका हाउस रेंट पे, 30% ऑफ द रिमाइंडर। यहाँ पे हम मात खा गए। इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, मजे से करते हैं। 100 रुपए था, 100 में से 12.5% उसने किसको दिया? अपना फूड, डेली पे, डेली नीड पे। अब वो कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसका 30% उसने अपना रेंट पे खर्चा किया, 30% ऑफ द रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह गया मेरा? 100 माइनस 12.5। बिल्कुल ठीक, करेक्ट। तो रिमाइंडर मेरा रह गया 87.5%। ये रह जाएगा मेरा रिमाइंडर, करेक्ट। इसका 30% कितना होगा? 0.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 30% आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 15, 2, 26, 26.25। तो बचा हुआ जो 26.25 था वो मेरा खर्च हुआ एक्चुअली रेंट पे। तो बाकी अब बचा हुआ मेरा कितना होगा? 12 और 26, लगभग लगभग ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा गैप है, तो हम वहां पे भी अपना आंसर सही निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.25 ये 1 हो गया, 13, 6 3 9 और 6 3 9 2 1 3, 39। 100 में से 39 गया, मेरा कितना आ गया यहाँ पे? 40, 61। 61% हमारा ये बचा हुआ था। 61% या 60 भी ले लेता हूं। अब ये मेरा कितना बचा हुआ वहां पे? 2,940। तो मेरा 100% कितना होगा? 2,940 बटा 61 गुणा 100। करेक्ट, करेक्ट। तो 6 पंजे 30, 5 से थोड़ा कम आएगा और लगभग 5 से ही थोड़ा कम आएगा, 5,000 से कम, 4800। करेक्ट। पहले जो कैलकुलेशन गलत हुई थी वो इसी वजह से हुई थी क्योंकि हमने ये छोड़ दिया था कि रिमेनिंग पार्ट, वो जो बचा हुआ पार्ट था रिमेनिंग, वो ऐसे निकालेंगे।
100 का 12 का हिस्सा कितना बचा 87.5, उसका 30% 26.25। ठीक है जी, चलें आगे। बढ़िया, इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। ये है नंबर सिस्टम पे जो परसेंटेज से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 20% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स and 25% of the difference of their squares. Okay, बढ़िया। If the number of x and y, then x plus y बटा 2। इसने खुद ही बता दिया कि आप क्या लोगे, मैं ही बता देता हूँ कि नंबर जो है वो x और y है। ठीक है जी, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर मैं x और y दोनों का सम करता हूं तो वो 20% है, मतलब 0.20 है, दोनों नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर, मतलब कि स्क्वायर ऑफ देयर सम, योग, उनके वर्गों का योग। वर्गों का योग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर है 25% ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर मतलब कि 0.25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है कि हम पूरे लैंग्वेज को या जो भी हमें भाषा दी गई है क्वेश्चन में, अगर उसको सही रूप में बना लें तो हमारा आधे से ज्यादा काम या आधे से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन का, मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, यही रहता है हमारा कि हम कैसे उसको कन्वर्ट करें सही लैंग्वेज में। यहाँ पे मेरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में सही बन गया। अब इसको निकाल लेते हैं जी। क्योंकि स्क्वायर टू स्क्वायर ये दोनों बराबर है तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं। क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर मेरा बराबर है तो ये मेरा आ जाएगा 0.20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25। 0.25 पता है ना मैंने क्यों लिखा? 25% को डायरेक्ट मैंने 25/100 गुणा 100 कर दो 0.25, 25/100 करेंगे तो 0.25 डायरेक्ट लिख दिए। पॉइंट से मेरा पॉइंट कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरा 4, ये आ गया मेरा 5। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। इसका मतलब मेरा ये आ गया x स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर। इसका मतलब x बराबर 3y के आ गया। तो इन दोनों को मैंने कंपेयर करके यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल दिया, x बराबर 3y। अब सर जी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू तो मुझे इसकी निकालनी है, x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मेरा x प्लस वाई क्या है? 0.20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 0.20 एक्स स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा? या डायरेक्ट लिख देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन सभी को एक ही टर्म में लगा देते हैं, या तो x की या y की। ठीक है जी, ये x की लगा देते हैं, y की लगा देते हैं। हम x की लगा देते हैं, इसको मैंने ऊपर वाले को ये लिख दिया, बटा एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या हो गया मेरा? 0.20 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, मेरा यहां से कितना हो जाएगा? 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x है मेरा, कितना हो जाएगा स्क्वायर? 9y स्क्वायर। अब टोटल कर लेते हैं, ये मेरा हो गया 10। 10 को अगर 20 से बाहर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 2/9 वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मेरा रेशियो कितना बन रहा है यहाँ पे? 2/9। ठीक है जी, क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम का लग रहा था, ठीक है, बट ये जो परसेंटेज वैल्यू थी ये भी यहाँ पे समझना जरूरी था कि 3 इक्वेशंस बन गई। अब किस इक्वेशन को मैं कैसे यूज करूं वो एक आपकी स्मार्टनेस है। देखो ना, 2 इक्वेशन मेरी स्क्वायर और स्क्वायर में आ रही है, तो इनको आपस में कंपेयर करते हैं ना तो वैल्यू सही निकलेगी। तो वैल्यू मेरी इसमें सही निकल गई, x बराबर 3y। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक तो है 1 डिग्री में, नीचे वाला स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी बच्चा कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें क्या करूं। भाई जब एक
सिंगल डिग्री को आपको इक्वेट कर रखा है 2 डिग्री में, तो आप 2 डिग्री बना के लगाओ इसको। 2 डिग्री हमने क्या करा, एक्स प्लस वाई की जगह ये लिख दिया 0.20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दोनों मेरी क्या हो गई यहाँ पे, अब दोनों मेरी क्या हो गई, 2-2 डिग्री में हो गई। अब सॉल्व हो सकता है, ठीक है, अब कैलकुलेट करके सही सॉल्व हो सकता है। तो यही ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में अगर अलग डिग्रीज आ रही है तो पहले डिग्री सेम करने की कोशिश करो, आंसर तो अपने आप तभी निकलेगा। ये क्वेश्चन है आपका रेशो का और परसेंटेज का। जैसे कि मैंने बताया था, एक एक तरीके का हर क्वेश्चन आपको कराएगा। किसी परिवार में चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय इतने अनुपात में हैं, मतलब 3 चीजें खाते हैं घर पे, अगर चावल, मछली और खाद्य, तो वो आपस में इस रेशियो में है। 3 चीजें हैं या 2 चीजें नहीं है, 3 का रेशियो है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 और 50% की वृद्धि हो गई। तो परिवार के इस वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी? ओके, मतलब कि 3 चीजें वो यूज कर रहे थे लोग, तीनों का रेशियो दिया है मुझे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सी चीज थी। पहले मेरा राइस था, फिर मेरा फिश था, और दूसरा था मेरा ऑयल, ठीक है। अब इनके रेशियो डाल देते हैं। रेशियो में पहला मेरा 12 था, फिर 17 था, और फिर 3 था। ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है जी। अब ये कितने बढ़े हैं? तीनों बढ़े हैं, डिक्रीज नहीं हुआ। हालांकि अगर इसमें डिक्रीज हो जाता तो और मजा आता, लेकिन तीनों बढ़े हैं। कितने कितने बढ़े हैं जी? ये मेरा 20 बढ़ा है, ये मेरा 30 बढ़ा है, और लास्ट में ये मेरा 50 बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ी है। अब जब ये बढ़ जाएंगे तो इसका रेट कितना बढ़ेगा, ये निकाल लेते हैं। तो 12 का 20%, 12 दूनी 24, 2.4 बढ़ेगा, ये 2.4 बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 51, 5.1 बढ़ेगा, और ये 1.5 बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो मेरी थी पुरानी वैल्यू, पुरानी जब रेट नहीं बढ़े थे। और ये कितना बढ़ा है या फिर बढ़ा है, कितना रेट मेरा बढ़ गया है, ये वो वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे। तो कितने बढ़े हैं टोटल कर लेते हैं जी इनका, कितने बढ़े हैं ये, 5 5 10, 0 1 और 5 और 4 9, 9 बढ़ा है, 9 बढ़ गया है मेरा। अब कितने पे बढ़ा है इसका टोटल कर लेते हैं जी। 7 3 10 और 2 12 और 3 32, 32 पे मेरा कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, मैं ये कह सकता हूँ। तो परसेंटेज कितना आएगा, 9/32 गुणा 100। इसको भी अगर स्मार्टली करना हो तो ये मेरा 3 गुणा के आसपास है, 3 गुणा के आसपास है। तो ये मेरा 3 गुणा लगभग 27 से 29% के बीच में मेरा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर 28 1/8 आएगा, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? कितना सिंपली क्वेश्चन को कराया है। आपको भी एग्जाम में यही करना है, कहीं मच नहीं करनी, कंफ्यूजन नहीं लेना किसी वजह से। सिंपल है, हमने तीनों चीजें लिख दी, राइस, फिश एंड ऑयल, ये मेरी तीनों चीजें हैं। इनका रेशो लिख दिया, रेशो कितना बड़ा है वो परसेंटेज लिख दी। परसेंटेज लिखने के बाद हमें ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, इसकी कितनी बढ़ी, इसकी कितनी बढ़ी। अब ये जो टोटल था ये तो मेरा बढ़ा हुआ हिस्सा आ गया, और ये पुराना था, इसी को मुझे इससे कंपेयर करके परसेंटेज निकालना था। चेंज वैल्यू बेस वैल्यू गुणा 100, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से एक चीज और ध्यान में रखेंगे, तो रेशो जो होता है ना, जब रेशो दिया होता है तो रेशो में अगर मैं रेशो के साथ खेल लेता हूं तो मेरा आंसर सही आएगा। पूरा कैलकुलेट करने की या पूरा सॉल्यूशन निकालने की या पूरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी मैंने ये करा, देखो मैंने 12 रेशो था, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं थी, और ये 2.4 भी इसका रेशियो ही आया, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आई। तो रेशियो को रेशियो में कन्वर्ट करा, तो ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, रेशियो टू रेशियो निकाल दिया परसेंटेज में, तो सही आंसर आ गया। हालांकि अगर इसमें किसी की वैल्यू दी होती या ये बोला होता कि 12 और 17 तो इनका रेशियो है और जो ऑयल है वो मेरा 3 किलो यूज होता है, तो हम ये अप्रोच नहीं लगा सकते। रेशियो में रेशियो लगता है। एक चीज और समझते हैं इस क्वेश्चन से, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर रेस्पेक्ट करो ना तो बहुत कुछ सिखाता है।
ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन किया आंसर निकाला छोड़ा, क्वेश्चन में से वो क्या क्या सीख सकते हो, एक क्वेश्चन से 10 चीजें सीख लो, आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन एक चीज और इसमें से सीख सकते हैं। यहाँ पे उसने बोला है आपका इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था। मैं कहता हूं कि ये 50% बढ़ के ना -50% होता, या ये बोलता कि 2 पे तो बढ़ा है, 1 पे घट गया है, तो यहाँ और मजा आता। तो यहाँ मेरा -1.5 हो जाता कि ये बढ़ा ये घटा है, -50% हुआ है, तो यहाँ -1.5 हो के ये कुछ और आता तो मेरा परसेंटेज चेंज अलग हो जाता। तो घबराना नहीं है, एग्जाम में अगर ऐसा भी आएगा, उससे भी ऊपर लेवल का अभी सीख लिया हमने कि तीनों प्राइस बढ़े थे। मैं कहता हूँ 2 बढ़े हैं, 1 घटा है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी बढ़ा घटा है, हम उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मजेदार है क्योंकि इसमें मैं आपको वो वाली अप्रोच सिखाऊंगा जिसके लिए कल भी मैंने आधा घंटा लगाया था, कि 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ ए मिल्क एंड वाटर, ये है मिक्सचर एलिगेशन परसेंटेज के साथ। दोनों क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन भी आपका पक्का हो रहा है, परसेंटेज भी हो रहा है कि 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contains 10% of water. The water to be added to make the water content 20% in the new mixture is okay. 40 लीटर है टोटल मेरे पास, वो बोला क्या क्या है इसमें, 2 चीजें हैं, मिल्क और वाटर है। अब इसमें 10% वाटर है, तो ये मेरा वाटर का कॉलम हो गया। ये कितना है मेरा 10%, 10% 40 का मतलब 4 मेरा क्या है, वाटर है। अब 4 वाटर है तो बाकी 36 तो मेरा क्या होगा, मिल्क ही तो होगा। 2 चीजें है ना, कॉम्बिनेशन में 2 चीजें हैं, तो बचा हुआ कितना होगा, मेरा मिल्क होगा। अब वो कह रहा है कि मैं कितना वाटर ऐड करूं जिससे मेरा 20% वाटर हो जाए नए मिक्सचर में। अभी कितना है, 10% है। अगर कुछ वाटर ऐड कर देंगे तो वाटर की परसेंटेज बढ़ेगी। हम मानते हैं कि हमने x वाटर ऐड कर दिया, इस वाले सॉल्यूशन में हमने x वाटर ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने वाटर ऐड करा है अगर उसको हम अब सॉल्यूशन से कंपेयर करें तो वो क्या आना चाहिए, 20% होना चाहिए। जो वाटर अब है मेरे पास 4 + x, उसको मैं अगर अपने सॉल्यूशन से अगर अब कंपेयर करता हूं चेंज होने के बाद, तो वाटर कितना होना चाहिए, 20%। ठीक है जी, समझ में आ गया। 20% को फ्रैक्शन में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। डिवाइड करते हैं जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 20/100 करेंगे, 1/5 आ जाएगा। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा उसका आंसर तो यही आ गया है, जो थोड़ा एवरेज होगा वो कैलकुलेट करने लग जाएगा, 40 को इससे करेगा, उसको उससे करेगा, फिर एक्स निकालेगा। थोड़ा सा स्मार्टली सोचते हैं, यहां मैं एक्स को क्या रखूं जिससे मेरा रेशियो 1/5 आ जाए। ऑप्शंस मुझे सारे दिए हुए हैं, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे और ये भी दिया हुआ है, करेक्ट। तो सोचते हैं एक बार क्या रखें, क्या रखें एक्स पे। अगर मैं यहाँ पे 5 रख देता हूं, 4 + 5 और नीचे 40 + 5, 9/45, 1/5। तो कभी कभी जब आपकी इच्छा दृढ़ हो तो आप ऑप्शन का यूज करके इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे अप्रोच होती है सिलेक्शन की, यहाँ तक सब पहुंच जाएंगे अलग अलग मेथड से। मेथड भी अलग है, अप्रोच भी अलग है। एक कैलकुलेटिव अप्रोच होती है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक ऐसी अप्रोच है जिसमें 3 स्लाइड भर जाएंगी, इतना कंटेंट फिर एक और बार लिखूंगा, फिर तीसरी बार लिखूंगा कि लेट द आइटम बी एक्स, उसके बाद कितना मिल्क है 40, बचा कितना मिल्क, वाटर कितना 4 है, मिल्क कितना बचा 40 - 4 36। अब क्या होगा, अब ऐसे होगा, अब ऐसे होगा, ऐसे होगा। अरे सिंपल सा डायग्राम है, आंसर निकाल के आगे बढ़ो ना क्वेश्चन पे। क्यों टाइम लगाना, जहां टाइम लग सकता है आपका वहां लगाएंगे ना, जहां प्रॉपर कैलकुलेशन पूछेगा एग्जामिनर वहां करेंगे कैलकुलेशन। अप्रोच बेहतर है, अगर पिछले 10 सालों के मुकाबले अगर अब अप्रोच बेहतर है क्वेश्चंस को करने की, तो हमें वही लगानी है। हमने जो 4th 5th क्लास में पढ़ा था उसी तरह का क्वेश्चन अगर अब आता है तो उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे। जो आज का लेटेस्ट तरीका है, आज जो सिखाया जा रहा है, हम उस तरीके से करेंगे क्योंकि वही हमारा समय बच सकता है। नहीं तो 5वीं क्लास का बच्चा और आपके क्लास में फिर फर्क क्या रह जाएगा। ठीक है जी, सॉल्यूशन ऐसा निकालेंगे जिससे आपका समय और एक्यूरेसी, एक तो ये कैलकुलेशन कम होती है इस तरह की अप्रोच में, समय बचेगा,
तो क्या x मानूंगा मैं, 5 लेके हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, देन बीज इनकम इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए इनकम, द वैल्यू ऑफ x इज। बढ़िया। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं 0.60 ऑफ ए इक्वल्स टू 0.75 ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूं मैं। करेक्ट। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, x का मान का। यहां मैं निकाल सकता हूं कि b इज इक्वल्स टू 0.60 अपॉन 0.75 ऑफ a, ऐसे लिख सकता हूं। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4/5, नहीं 4/5 नहीं, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 4/5 ऑफ a, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है। अब ये 4/5 मेरा कितना है, 80% ऑफ ए, या 0.8 है, क्या आ गया, 80 आ गया। घुमाने की बात ही नहीं है, घूम क्यों रहे हो क्वेश्चन को देखकर, बहुत बच्चे घूम सकते हैं, बट हमें तो ऐसे करना है। 0.60% ऑफ ए कितना है मेरा, 75% ऑफ बी है, तो बी से आ गया मेरा 0.6/75 ए। इसको मैं लिख सकता हूँ काट के 4/5 ए। इसकी एक और अप्रोच है, अगर मैंने यहाँ 4/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 5 1 2 3 4 5, 4 मेरी इतनी वैल्यू है, समझ रहे हैं। तो जो 5 है, अगर वो 100 है, तो पर एक हर एक को कितना मिलेगा, 20-20 मिलेगा, तभी तो 5 100 होगा। परसेंटेज में अगर मैं 5 को 100 मानता हूं, तो 4 को कितना मानूंगा, 80। यहां से भी मुझे समझ में आ रहा है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 80 होगा, और नीचे वाला हिस्सा टोटल जो होगा वो कितना होगा हमारा, 100। ठीक है जी। तो ये थे हमारे परसेंटेज के रिवीजन क्लासेस, रिवीजन सेशंस, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आज हमने समझे। अब आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूं, आप पैनल पे जाइए, परसेंटेज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, उनको समझिए, और समझने के साथ साथ कुछ और नया सीखने की कोशिश कीजिए। ये मत समझिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपको सब कुछ आ गया, अभी भी आप खाली हैं। ये मान के चलिए मुझे परसेंटेज और मजबूत करना है। अभी जो 15-20 क्वेश्चन पड़े हैं प्रैक्टिस के लिए, मुझे उनमें से एक एक क्वेश्चन में से एक नई चीज सीखनी है। परसेंटेज को इतना पक्का करना है क्योंकि ना तार जुड़े हुए हैं, नंबर सिस्टम भी आपका परसेंटेज से पक्का हो रहा है, एलिगेशन भी हो गया, एवरेज भी हो गया, रेशियो भी हो गया, 2-3 फॉर्मूले ऐसे थे तो और जगह भी लग रहे हैं। तो छोड़ना नहीं और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। कभी कभी टॉपिक को देख के घबराहट होती है, क्वेश्चंस को देख के घबराहट होती है, नहीं, आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, उसको उस समय छोड़ दीजिए, जो चीज अभी समझ नहीं आ रही छोड़ दो, 5-10 मिनट बाद दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन के बाद फिर जंप मारो, हो जाएगी। फिर नहीं होती एक्सप्लेनेशन, देखो सबके एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, फिर नहीं होती, कहीं ना कहीं डाउट है फिर आपका, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे क्वेश्चन अभी भी नहीं हो रहा तो एक डाउट है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये डाउट अच्छी बात है आपका एग्जाम के डे से पहले आ गया, और वो डाउट सॉल्व करने में लग जाओ। आप हमें भेज सकते हैं अपने क्लिक्स करके, जहां आपका डाउट रेज हो रहा है लिख के भेज सकते हैं, तो हमारी टीम उस पर हेल्प आउट करेगी आपको। इसके अलावा उस डाउट से ना बस ये समझ लो कि ये आपके और सिलेक्शन के बीच का एक अपॉर्चुनिटी है कि अब मुझे इसे सॉल्व करना है। आज अगर आपका किसी का डाउट है तो मरते दम तक डाउट रहेगा जब तक उसे सॉल्व ना किया जाए, और अगर आज उसे सॉल्व कर दिया तो मरते दम तक वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता रहेगा कि ये चीज मेरी जिंदगी में मुझे ये क्लियर है। यही हमें सॉल्व करना है। पढ़ने के साथ साथ डाउट्स भी आते हैं, तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में, सारे क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, या तो आपने बहुत हल्के लेवल के क्वेश्चन करे, ठीक है, या आप किसी और ही ट्रैक पे हो, नहीं, क्वेश्चन करो, कुछ सही हो रहे हैं, कुछ में कुछ करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब और सीखने का भी आप में है, सीखना चाहते हो और एग्जाम की तरफ सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। तो ये आज के लिए इतना ही। 5-7 मिनट में हमारी नई क्लास ग्रेविटेशन की फिजिक्स शुरू हो रही है, उसको एंजॉय कीजिएगा, उसको देखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।